हेलो बच्चों, टुडे वी हैव लर्न क्लास 9 साइंस चैप्टर 17 हैबिटेट। इसको बच्चे हम लोग हैबिटाट भी पढ़ते हैं ना, तो आपके स्कूल में जो उसको बोला जाएगा आप वैसा पढ़िएगा। मैं इसको हैबिटेट भी पढ़ूंगा कभी कभी इसको हैबिटाट भी पढ़ लूँगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हैबिटेट का मतलब होता क्या है। तो हैबिटेट बच्चे देखिए ना, यहाँ पर ना सिंपल सा आपको एक डेफिनेशन दिया हुआ है। हम हमारे चैप्टर के लास्ट में व्हाट वी हैव लर्नड में इसमें एक दिया हुआ है हैबिटेट का डेफिनेशन। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ बोला जा रहा है हैबिटेट इज दैट एरिया। हैबिटेट क्या होता है? एक एरिया होता है। किसका एरिया होता है? फॉर एन ऑर्गेनिज्म। किसका? ऑर्गेनिज्म का। ऑर्गेनिज्म मतलब कि कोई भी, चाहे मैं हूँ, चाहे फिश हो, चाहे एलिफेंट हो, चाहे लायन हो, चाहे कोई प्लांट हो, चाहे कोई बियर हो। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एरिया दैट फुलफिल ऑल इट्स बेसिक नीड्स। जब किसी ऑर्गेनिज्म का सारा बेसिक नीड्स क्या होगा? फुलफिल होगा उसके लाइफ टाइम में होने वाले, तो उस एरिया को हम लोग बोलते हैं हैबिटाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैबिटाट बोलते हैं। तो हैबिटाट क्या है? एक एरिया है जो उसके लाइफ टाइम में जितने भी उसके बेसिक नीड्स होंगे उन सारे बेसिक नीड्स को फुलफिल करेगा अगर वो एरिया, तो वो एरिया क्या कहलाएगा? उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट कहलाएगा। समझ में आ गया? तो हैबिटाट क्या होता है बच्चे? तो हैबिटाट एक एरिया होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो उसके सारे बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है, जो भी उसके लाइफ टाइम में होने वाले हैं उन सभी बेसिक नीड्स को। तो बच्चे इसी को बोलते हैं हम लोग हैबिटेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो हैबिटाट का मतलब समझ में आ गया होगा। तो हैबिटाट कुछ नहीं बच्चे, क्या है? एरिया है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है ना, जिसमें वो रहता है, सरवाइव करता है, रिप्रोड्यूस करता है और अपने लाइफ को कंटिन्यू करता है, उसको बोलते हैं बच्चे हैबिटेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए अब 17.1 में इसमें क्या बच्चे, मैं बता दूं ना पहले ही कि इस चैप्टर के टोटल 2 वीडियोज आएंगे। कितने वीडियोज आएंगे? 2 वीडियोज आएंगे। ये इस चैप्टर का पहला वीडियोज है और सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या क्या करेंगे, जो भी इस चैप्टर का रिमेनिंग थ्योरी पोर्शन बचे रहेगा उसको पढ़ेंगे और एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करके इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है मीनिंग ऑफ हैबिटेट का मतलब क्या है। तो इसमें समझाया गया है कि कुटुम्बसर केव्स नियर द बैंक ऑफ कांकेर रिवर एट जगदलपुर इन आवर स्टेट। तो मतलब कि हमारे स्टेट में जो जगदलपुर है उसमें जो रिवर है ना, मतलब कि वहाँ पर जो जगदलपुर में जो रिवर है कांकेर रिवर, उसके किनारे में क्या है? एक केव है जिसका नाम क्या है? कुटुम्बसर केव। तो यहाँ से जीके क्वेश्चन है कि कुटुम्बसर केव कहाँ है? तो बोलोगे जगदलपुर में है। जगदलपुर किस नदी के किनारे है? तो बोलोगे कांकेर नदी के किनारे है, ठीक है ना। तो ऐसा है। लॉन्ग थिन कोनिकल structure hanging from the roof and rising from the floor of the caves are formed as lime water trickled down। मतलब कि लाइम वाटर, चूने का पानी क्या हो गया है बच्चे, जब ना ट्रिकल डाउन, टपक टपक करके गिरा है ना इस केव में, तो क्या हो गया बच्चे? ये सभी स्ट्रक्चर फॉर्म हुए हैं। देखो ये सभी स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना इसमें, ये सारा क्या है? लाइम वाटर की वजह से क्या हुआ है? फॉर्म हुआ है, ठीक है ना। आगे बताऊंगा अभी थोड़ा सा इसका मतलब, इसका यहाँ वाले का मतलब। दीज केव्स आर ओवर अ किलोमीटर इन लेंथ। मतलब कि ये जो केव्स है ना वो करीब 1 किलोमीटर लंबा है। एंड आर लोकेटेड अबाउट 35 मीटर बिलो द सराउंडिंग एरिया। और अपने आसपास के एरिया से क्या है? 35 मीटर ये नीचे की ओर ये केव है, ठीक है। अ हैंड टॉर्च कैरी डाउन इनटू द केव। एक हाथ में रख करके टॉर्च लेकर के जाते हैं हम लोग केव के अंदर। इफ स्विच्ड ऑफ, अगर ये क्या हो गया? टॉर्च स्विच ऑफ हो गया ना, वुड रिजल्ट इन पिच डार्कनेस इन द केव। तो केव में क्या होगा? पूरा तरीके से डार्क हो जाएगा, पूरा मतलब केव क्या दिखेगा आपको? पूरा अंधेरा दिखेगा अगर वो हैंड टॉर्च क्या होता है? बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। तो बोला जा रहा है आगे, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द केव इज लेस कंपेयर टू डेट आउटसाइड इट। मतलब कि आउटसाइड के कंपेरिजन में इसके अंदर, केव के अंदर में ऑक्सीजन क्या है बच्चे? कम है। ऑक्सीजन क्या है इसके? कम है। इन स्पाइट ऑफ सच एडवर्स कंडीशन। मतलब कि इस कंडीशन, मतलब कि ऐसा कंडीशन होने के बावजूद, सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैट्स, चमगादड़, अ टाइप ऑफ फिश, मतलब कि एक तरीके का फिश, इंसेक्ट, मिलीपैड्स क्या होता है बच्चे? जैसा आप लोगों ने सुना होगा ना, वो सुना होगा, जैसे कि सादा लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कन खजूरा बोलते हैं, या फिर वो बोलते हैं क्या 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 बोलते हैं, मतलब कि आपको देखिए एक पिक्चर भी शो हो रहा होगा। उन सारे पिक्चर
में जो भी पिक्चर शो हो रहा है ना, ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, वो सारे क्या है, मिलीपेड्स है। मिलीपेड्स, स्नेल्स मतलब कि घोंघा समझ लीजिए, घोंघा। बैक्टीरिया आर फाउंड इन द केव, मतलब कि ऐसे एडवर्स कंडीशन में भी क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ना बच्चे, वो क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं। देखिए तो आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि ना, फिगर 1 कोनिकल स्ट्रक्चर द स्टेल्कटाइट, स्टेल्कटाइट एंड स्टेग स्टेलेगमाइट्स। तो देखिए है क्या बच्चे, स्टेल्कटाइट्स क्या होते हैं, स्टेल्कटाइट क्या होते हैं, तो बच्चे जो भी स्ट्रक्चर हैंगिंग डाउन है ना, उनको बोलते हैं स्टेल्कटाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैंगिंग डाउन है, तो बोलोगे लॉन्ग थीन कोनिकल स्ट्रक्चर हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, उनको बोलते हैं स्टेल्कटाइट। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर राइजिंग फ्रॉम द फ्लोर, और स्ट्रक्चर जो कि फ्लोर से क्या कर रहा है, राइज कर रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, उनको बोलते हैं स्टेलेगमाइट्स बोलते हैं। तो सर ये ऊपर कैसे आ रहे हैं बच्चे, यही जब होता है ना, जब ये टपक टपक करके गिरता है ना, तो क्या होता है, इसके बाद जमते जाता है, फ्लोर पे जमते जाएगा ऊपर आ जाएगा बच्चे। तो यही है स्टेल्कटाइट और स्टेलेगमाइट्स। ठीक है ना, तो बच्चे आपको एक पिक्चर भी शो हो रहा होगा कि ये स्टेल्कटाइट और स्टेल्गमाइट्स का, तो आप समझ सकते हैं कि क्या है वो, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो ये बच्चे ये दोनों बने किसके होते हैं बच्चे, दोनों बने होते हैं लाइम वाटर के, मतलब कि चूना के बने होते हैं ये। ठीक है ना, अब आगे बोला जा रहा है, आगे में ये बोला जा रहा है कि द टेम्परेचर इनसाइड द केव रेंज बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि जो टेम्परेचर है ना अंदर केव के अंदर का, वो क्या है 25 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच का रहता है थ्रू आउट द ईयर। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इनसाइड द केव, अच्छा केव के अंदर का टेम्परेचर तो 25 से 32 डिग्री सेल्सियस का है, लेकिन जो केव के अंदर जो वाटर है ना, उसका जो टेम्परेचर रेंज है वो 22 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का है। दिस इम्प्लाइज दैट द टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड एयर इनसाइड द केव इज सिमिलर, मतलब कि जो केव के अंदर का जो टेम्परेचर है और जो वाटर का टेम्परेचर है वो क्वाइट सिमिलर है, मतलब कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये बोलना चाह रहा है। ड्यूरिंग रेनी सीजन द केव गेट्स फ्लडेड, और रेनी सीजन में क्या होता है, कभी कभी इसमें फ्लड भी आ जाता है, मतलब कि बाढ़ आ जाता है। तो ये है इसका बोलने का मतलब। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना पढ़ाया गया है जो समझ में आया होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे क्या बोला जा रहा है। देखिए अब आगे क्या बोला जा रहा है, तो आगे बोला जा रहा है अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ फिश इज फाउंड इन दिस केव, मतलब कि एक अलग टाइप का स्पीसीज, मतलब कि फिश का स्पीसीज क्या होता है, एक अलग फिश क्या होता है इस केव में पाया जाता है। द लेंथ ऑफ दिस फिश इज 2 to 4 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो फिश का जो लेंथ है ना वो कितना है, 2 से 4 सेंटीमीटर, मतलब कि बहुत छोटा फिश होता है ये। ठीक है ना, 2 to 4 सेंटीमीटर। इट्स आइज आर वेरी स्मॉल, मतलब कि इसका आइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। द लोकल पीपल कॉल इट कानी मछली, लोकल पीपल इसको क्या क्या बोलते हैं, कानी मछली बोलते हैं। कानी मतलब होता है कि मतलब कि आँख छोटा होना या आँख ना होना। ठीक है ना, तो कानी मछली इसको बोलते हैं। आगे है इट फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ये क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को खाता है, इंसेक्ट को खाता है एंड मोलस्कस को खाता है, मतलब कि छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना उनको खाता है ये, और छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एकदम छोटे छोटे होते हैं उनको खाता है ये। आगे बोला जा रहा है इट ऑल्सो फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट, मतलब कि ये तो जिंदा लोगों को तो खाता ही खाता है, और ये मरे हुए या जो सड़ रहे हैं उनको भी क्या करता है ये, एनिमल और प्लांट जो मर रहे हैं या सड़ रहे हैं उनको भी ये क्या करता है, खाता है ये। ठीक है, दस इट मे बी कॉल्ड एज अ स्कैवेंजर, मतलब कि इसको हम लोग स्कैवेंजर भी बोल सकते हैं। स्कैवेंजर क्या होता है, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को क्या क्या करता है, कंज्यूम करता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को क्या करे, कंज्यूम करे, उनको बोलते हैं स्कैवेंजर। जैसे कि वल्चर जो होता है ना, वल्चर गिद्ध सुने होगे आप, तो उसको हम बोलते हैं स्कैवेंजर है। वो क्या है, स्कैवेंजर है, क्योंकि वो क्या करता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाता है वो। जैसे मान लो ना कि ना लायन ने क्या किया, शिकार करके क्या करता है, लायन अपना खाना को आधा छोड़ देता है, तो फिर वल्चर आता है उसको खाने के लिए। ठीक है ना, तो वल्चर क्या है बच्चे, स्कैवेंजर है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। अब देखिए आगे बोला जा रहा है
दीज फिशेस यूजुअली लिव इन ब्यूरोज अंडर द सॉइल ऑफ द केव, मतलब कि ये जो फिश है ना वो क्या रहते हैं, सॉइल के अंदर गड्ढे में रहते हैं। केव के अंदर जो सॉइल है उसके अंदर गड्ढे बना करके लोग रहते हैं, मतलब छोटे छोटे होल्स में रहते हैं उन लोग। दो देयर गैसियस एक्सचेंज अकर इन वाटर विद द हेल्प ऑफ गिल्स, मतलब कि जब ये लोग पानी के अंदर रहते हैं, वैसे तो ये मछली है तो पानी के अंदर ही रहेगा, लेकिन जब ये लोग पानी के अंदर रहते हैं ना तो गिल्स की हेल्प से क्या क्या करते हैं, गैसों का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना, गैस लेते हैं अपने अंदर ताकि ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर सके, ऑक्सीजन को इनहेल और एक्सहेल कर सके, जैसा कि मोस्ट अदर फिश करते हैं गिल्स की हेल्प से। दे ऑफन कम टू द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब कि ये वाटर के सरफेस पे भी आते हैं। टू फिल देयर माउथ विथ एयर, अपने माउथ को एयर से फिल कर लेते हैं, भर लेते हैं। जब सरफेस पर आए तो अपने माउथ में एयर को फिल कर लिए। सिंस दे ऑल्सो हैव स्विम ब्लैडर, मतलब कि इसमें क्या होते हैं, स्विम ब्लैडर भी होते हैं, मतलब कि ये क्या करते हैं, एयर को माउथ में फिल करके चले जाते हैं पानी के अंदर और फिर वहाँ पर उस ऑक्सीजन का यूज़ करते रहते हैं। ये आगे बोला जा रहा है कि दे लीड देयर होल लाइफ इन दिस केव, मतलब कि ये अपना पूरा जिंदगी इसी केव में बिता देते हैं, पूरा जिंदगी अपना इसी केव में बिता देते हैं। दे रिप्रोड्यूस हियर एंड डाई हियर, मतलब कि ये अपने बच्चों को यहाँ पर जन्म भी देते हैं, मतलब कि ये फिश है ना तो ये ना एग देगा, ये अंडे देगा और अंडे देगा तो इसके बच्चे यहीं पर जन्म होंगे। और जैसे ये इसी केव में मतलब कि जिंदा हुआ, बर्थ लिया और डेड डाई हो गया, वैसे ही इसके बच्चे भी क्या होंगे, इसी केव में बर्थ लेंगे और डाई हो जाएंगे। तो इसका पूरा लाइफ प्रोसेस क्या है बच्चे, इसी में चल रहा है, मतलब इसी केव के अंदर चल रहा है इस कानी मछली का लाइफ प्रोसेस। Thus we may say that water of the कुटुम्बसर केव इज़ द हैबिटेट ऑफ दिस फिशेस, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस फिशेस का, कानी मछली फिशेस का जो हैबिटेट है ना बच्चे, वो क्या है, कुटुम्बसर केव का वाटर है, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़े ना अभी कि ना हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट एक एरिया होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना पूरा लाइफ टाइम का ज़िंदगी गुजार देता है अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। बेसिक नीड्स क्या होता है बच्चे, बेसिक नीड्स होता है कि इसको फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए और रिप्रोडक्शन चाहिए, मतलब कि ये फूड खाना खाएगा, शेल्टर मतलब कि ये इसको रहने का जगह चाहिए और रिप्रोड्यूस करेगा, मतलब कि अपने जैसे ही सिमिलर काइंड्स को ये जन्म देगा, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है कानी मछली में। तो देखिए ये फिगर दिखाया हुआ है कानी मछली का, मतलब कि इसका पिक्चर दिखाया हुआ है जो कि बताया गया है ऊपर में। आगे बोला जा रहा है व्हाट स्पेशल फीचर्स ऑफ कुटुम्बसर केव हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द सेक्शन, तो क्या क्या स्पेशल फीचर्स दिखाया गया है, बताया गया है कुटुम्बसर केव का इस सेक्शन में। तो क्या क्या स्पेशल फीचर्स थे, तो देखिए इसमें हम लोगों ने ना सबसे पहला फीचर इसका क्या पढ़ा है कुटुम्बसर केव का, तो कुटुम्बसर केव का सबसे पहला फीचर ये था कि इस केव में क्या है बच्चे, लॉन्ग थिन कोनिकल स्ट्रक्चर हैंगिंग फ्रॉम द रूफ एंड राइजिंग फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव आर फॉर्म्ड एज लाइम वाटर ट्रिकल्ड डाउन, मतलब कि पहला फीचर्स तो ये है कि लाइम वाटर से क्या हो गया है बच्चे, हैंगिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है एंड राइजिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है फ्लोर पर केव के अंदर। दूसरा क्या था स्पेशल फीचर्स, तो फीचर्स ये था कि ना जो ना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द केव है ना वो क्या है, लेस है कंपेयर टू आउटसाइड से। दूसरा फीचर्स हो गया। तीसरा फीचर्स हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं टेम्परेचर के बारे में। किसके बारे में पढ़े हैं, टेम्परेचर के बारे में, कि जो टेम्परेचर है ना इनसाइड द केव रेंज वो क्या है, इतना से इतना के बीच में है, और जो उसका वाटर है इनसाइड द केव उसका टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये है। और इसमें ये भी बोल सकते हैं कि इस केव में नहीं, कानी मछली का मत बोलिएगा, कानी मछली का इसमें पूछा नहीं जा रहा है। तो आपसे सिंपल जो बताया गया तीनों, पहला आप लोग बताइएगा स्ट्रक्चर के बारे में, कोनिकल स्ट्रक्चर, दूसरा बताइएगा आप लोग ऑक्सीजन के बारे में, और तीसरा बताइएगा आप लोग टेम्परेचर के बारे में। तो यही स्पेशल फीचर्स है कुटुम्बसर केव का, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज कानी मछली फ्लोस आउट फ्रॉम द केव्स ड्यूरिंग फ्लड, तो इसमें ये भी बताया गया कि क्या होता है, कुटुम्बसर केव में कभी कभी क्या आता है, फ्लड भी आता है। और इसमें ये बोला जा रहा है कि कानी मछली ना, सपोज करिए कि क्या हो गया, जब फ्लड आया ना तो कानी मछली क्या हो गया, यहाँ से बह गया इस केव से, ठीक है। हाउ डू यू थिंक इट विल सर्वाइव, तो बताओ कैसे सर्वाइव करेगा। तो बच्चे हम लोग पढ़े हैं ना कि ना कानी मछली जो क्या है बच्चे, वो छोटे छोटे आँख वाली होती है, स्मॉल आई वाली होती है। तो इसका ना मतलब ऐसा बोला जाता है ना, कानी मतलब होता है बच्चे ब्लाइंड, कानी मतलब क्या होता है,
ब्लाइंड होता है, तो हम लोग इसको ना ब्लाइंड फिश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड फिश भी बोलते हैं। तो ना जो ब्लाइंड होता है ना, वो क्या करता है, सेंस ऑर्गन के थ्रू क्या करता है, वो अपने जगह को पहचानता है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर वो क्या हो गया, फ्लड में बह गया ना, तो कैसे सर्वाइव करेगा? तो वो सर्वाइव कर सकता है। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि वो सर्वाइव करेगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म खाता है, मतलब कि वो लिविंग भी खाता है ऑर्गेनिज्म को, और डेड एंड डिकेइंग को भी खाता है, तो उसको खा करके वो सर्वाइव रहेगा। अगर मान लीजिए कि उसके पास कुछ चांसेस है कि वो अपने वो प्लेस पे चले जाए, तो क्या करेगा, अपने सेंस ऑर्गन का यूज़ करके वो अपना रास्ता फाइंड करेगा, अपने सेंस के थ्रू वो अपना रास्ता फाइंड करेगा और फिर से कुटुम्बसर केव में वो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपना इसको आंसर को दे सकते हो। ठीक है ना। अदरवाइज आप लोग को इस क्वेश्चन के लिए और इस क्वेश्चन के लिए क्या हो रहा होगा, आंसर शो हो रहा होगा। आप लोग क्या कर सकते हो, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो उसकी हेल्प से, जो आपका आंसर शो हो रहा है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ डू कुटुम्बसर फिशेस डिफर फ्रॉम अदर फिशेस। तो देखिए कुटुम्बसर फिश क्या होता है बच्चे, कुटुम्बसर फिश लिव इन डार्क केव। ये क्या करता है, डार्क केव में रहता है। और अदर फिश क्या क्या करता है बच्चे, डार्क में नहीं रहता है, वो ना लाइट में रहता है। ठीक है ना। सेकंड, कुटुम्बसर केव क्या करता है बच्चे, कुटुम्बसर केव का जो फिश होता है ना, वो ना ब्लाइंड होता है। क्या होता है, ब्लाइंड होता है। मतलब कि इसको हम लोग बोलते हैं ना कानी मछली, तो एक कानी मतलब कि ब्लाइंड होता है। क्या होता है, ब्लाइंड होता है। लेकिन अदर फिश जो होता है ना बच्चे, वो क्या क्या कर सकते हैं, वो देख सकता है। ठीक है। थर्ड, कुटुम्बसर केव का जो फिश का जो आई है ना बच्चे, वो क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है। और जो अदर फिश जो होते हैं ना, वो क्या होता हो सकता है, उनका आई स्मॉल और मे और मे नॉट भी स्मॉल हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते हैं। तो बच्चे यही 3 डिफरेंस है जो आप बोल सकते हो। अदरवाइज आपको इसका भी आंसर शो हो रहा होगा, आप लोग उसके लिए भी आप आंसर इसका दे सकते हो। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है, तो आगे बोला जा रहा है कि द फिशेस एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द कुटुम्बसर। अब देखिए बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, बायो, BIO, बायो का मतलब होता है लिविंग, मतलब कि जिनमें जान होता है, जो कि जिंदा होते हैं, उनको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है। तो जो भी फिशेस है और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सारे क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है इस कुटुम्बसर केव के। ठीक है। नेक्स्ट है द टेम्परेचर वाटर लाइम डिपॉजिट जो कि टपक करके आ रहा था, गिर रहा था कुटुम्बसर केव में, ये वाला और ये वाला और ये वाला। ठीक है ना। तो द टेम्परेचर वाटर लाइम डिपॉजिट एयर एटसेट्रा आर द एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट मतलब कि इनमें जान नहीं होता है, ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इन अ हैबिटेट आफ्टर अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग देयर। तो याद रखिए, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जब दोनों साथ साथ रहेंगे ना, तभी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा। जैसे हम ही लोग एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, इस लैंड पर रह रहे हैं, तो हमारे लिए बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या है, तो हमारे लिए बायोटिक कंपोनेंट है, हम जो फ्रूट खा रहे हैं, जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं ना, वो क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। या फिर कोई फिश खा रहा है, कोई चिकन खा रहा है, तो जो भी लिविंग क्रिएचर है, आपके मम्मी, आपके पापा आपके साथ साथ रह रहे हो, तो वो सारे क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है ना। और ए बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो आप लैंड पे रह रहे हो, आप वाटर कंज्यूम कर रहे हो, आप सन से टेम्परेचर ले रहे हो, आपको एयर मिल रहा है, ये सारे क्या है बच्चे, ये है सारे ए बायोटिक कंपोनेंट। तो याद रखिए, बायोटिक प्लस ए बायोटिक कंपोनेंट दोनों जब मिलता है, तभी कोई इंसान क्या कर पाता है, वहाँ पर सर्वाइव कर पाता है। ठीक है ना। और इन्हीं को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इन्हीं को मिला करके हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, हैबिटेट है। ठीक है ना, किसी रहने के लिए जगह है। कोई भी ऑर्गेनिज्म केवल और केवल बायोटिक कंपोनेंट में नहीं रह पाएगा, और कोई भी ऑर्गेनिज्म केवल एबायोटिक कंपोनेंट में नहीं रह पाएगा, उसको दोनों चाहिए रहने के लिए, बायोटिक और एबायोटिक दोनों चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब आगे समझते हैं। आगे बोला जा रहा है 17.2 द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल कंपोनेंट इन अ हैबिटेट। तो क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशन है बिटवीन द नेचुरल कंपोनेंट इन अ हैबिटेट का। तो देखिए इसको समझते हैं। चलिए, तो इसमें इस सेक्शन में तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट पेज में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ते हैं डायरेक्ट। देखिए, तो इस सेक्शन में ना आगे क्या बोला जा रहा है, तो आगे ये बोला जा रहा है, आगे क्वेश्चन है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं।
व्हाट आर द लिविंग कंपोनेंट्स इनडिस्पेंसेबल फॉर अस, मतलब कि इनडिस्पेंसेबल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्या ऐसा नॉन लिविंग कंपोनेंट है जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, जस्ट अभी पढ़ा है ना, कि नॉन लिविंग कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं या एबायोटिक फैक्टर बोलते हैं। तो बोलोगे द नॉन लिविंग कंपोनेंट indispensable for us because they are सर्वाइवल के लिए क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है हमारे सर्वाइवल के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए। तो क्या क्या है एबायोटिक फैक्टर? तो बोल सकते हैं ना कि ना, दीज एबायोटिक फैक्टर इंक्लूडेड एयर, जो भी पढ़े थे यहाँ पर, टेम्परेचर पढ़े थे, वाटर पढ़े थे, एयर पढ़े थे, टेम्परेचर, वाटर, एयर, सनलाइट, विंड, लैंड, ये सारे क्या है बच्चे? नॉन लिविंग कंपोनेंट है जो हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यही बोलोगे, अदरवाइज इसका पिक्चर शो हो रहा होगा, आप लोग उस पिक्चर की हेल्प से भी अपना आंसर बोल सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है बच्चे? व्हाट आर द लिविंग कंपोनेंट, क्या लिविंग कंपोनेंट है विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव, जिसकी वजह से हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो क्या क्या लिविंग कंपोनेंट है? तो हम लोग प्लांट की, अगर प्लांट नहीं रहेगा तो देखिए इसमें ना, इसे पूछा था नॉन लिविंग कंपोनेंट, इसमें पूछ रहा था नॉन लिविंग कंपोनेंट, इसे पूछ रहा है लिविंग कंपोनेंट क्या चाहिए जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमें प्लांट चाहिए, क्यों? क्योंकि प्लांट हमें क्या क्या देगा? ऑक्सीजन देगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब वो करेगा तो हमें वो ऑक्सीजन देगा, ठीक है। सेकंड क्या चाहिए हमें? एनिमल चाहिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल चाहिए हमारे फूड के लिए, एनिमल्स हो गए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स हो गए। तो जो भी लिविंग क्रिएचर्स है ना, जो भी बायोटिक कंपोनेंट्स है ना, वो सारे क्या है हमारे लिए ज़रूरत है हमारे सर्वाइव करने के लिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है, वी डिपेंड ऑन मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम मोर इम्पॉर्टेंट वाइल अदर लेस, मतलब कि हम क्या है बच्चे? डिपेंड है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, कुछ तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ क्या है? कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन मैनी अदर, मतलब कि किसी एक का लाइफ भी क्या होता है बच्चे? बहुत लोगों पर डिपेंड होता है, एक का लाइफ भी, ठीक है ना। तो हमारे लिए क्या है बच्चे? हम क्या है? किसी और पे डिपेंडेंट है, अगर वो नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। तो यही बोल रहा है बच्चे कि लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन मैनी अदर, दस देयर इज एन इंटर रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। और इस तरीके से क्या है बच्चे? इंटर रिलेशनशिप होता है एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ठीक है ना। सारे क्या है? इंटर रिलेटेड है। वेदर इट इज यू और द रोज प्लांट, तो चाहे आप हो चाहे तो रोज प्लांट हो, आप भी किसी न किसी पे डिपेंडेंट है, रोज भी किसी न किसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। द लायन और द फंगी, चाहे लायन हो चाहे फंगी हो, तो लायन भी डिपेंडेंट है किसी न किसी पर और फंगी भी डिपेंडेंट है किसी न किसी पर। किसी न किसी पर का मतलब है कि अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए और अपने रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंडेंट है किसी न किसी पर ये। ऑल आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ये क्या है? सारे डिपेंडेंट है अदर ऑर्गेनिज्म पे। ईच ऑर्गेनिज्म इज पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बच्चे? मतलब कि हर एक ऑर्गेनिज्म पार्ट है हमारे कम्युनिटी का, एंड डिपेंडेंट अपॉन सेवरल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। और ये क्या है? सारे डिपेंडेंट है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट पर। अगर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट रहेंगे ना, तभी बच्चा क्या होगा? कोई ना कोई सर्वाइव कर पाएगा, कोई सर्वाइव कर पाएगा। कोई सोचेगा ना कि केवल लिविंग कंपोनेंट ही रहेंगे तो हम सर्वाइव कर लेंगे, नहीं, तो ऐसा नहीं है। लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग कंपोनेंट रहेंगे तभी हम लोग क्या 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 कर पाएंगे? सर्वाइव कर पाएंगे उस जगह पर, ठीक है ना। आगे ये बच्चे 17.2.1 इंटर रिलेशनशिप ऑफ लिविंग कंपोनेंट, लिविंग कंपोनेंट के बीच में क्या कैसे रिलेशनशिप है। तो अभी तो बताया कि नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में कैसे रिलेशन है, अब पढ़ेंगे हम लोग कि लिविंग कंपोनेंट के बीच में कैसे रिलेशन, लिविंग जिंदा लोगों के बीच में। तो बोलोगे ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर ड्यू टू ईदर देयर रिप्रोडक्टिव, शेल्टर और फूड रिलेटेड नीड्स, मतलब कि चाहे तो उसको फूड की ज़रूरत हो, चाहे तो शेल्टर की हो, चाहे तो रिप्रोडक्शन की हो, ठीक है ना। फूड मतलब उसको खाने के लिए खाना चाहिए, मतलब फूड चाहिए, शेल्टर उसको जगह चाहिए रहने के लिए, और रिप्रोडक्शन उसको कोई पार्टनर चाहिए, मतलब कि अपना जो वो है ना, क्या बोलते हैं, वंश है ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो ये है, तो बोला जा रहा है कि फूड एंड द एनर्जी एक्वायर्ड फ्रॉम द मेन बेसिक्स ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि फूड और एनर्जी क्या होता है? ज़रूरत होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, और वो क्या करता है? अपने से पहले वाले से क्या करता है? वो फूड को ऑब्टेन करता है,
मतलब आप बस इतना समझिए कि ना हम लोग क्या 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 करते हैं, फूड और एनर्जी के लिए एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। बस फूड और एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल समझ लेते हैं। तो बोला जा रहा है द बाइसन इज फाउंड इन द फॉरेस्ट अलोंग रिवर मार्सी एरियाज एंड वेटलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। मतलब कि सिंपल समझिए कि छत्तीसगढ़ में बाइसन पाया जाता है, ठीक है। इट फीड्स ऑन ग्रासेस, वो ग्रास खाता है एंड अदर प्लांट को खाता है। मतलब कि ये देखिए ना, बाइसन खाएगा इसको, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या क्या कर रहा है, वो एनर्जी ले रहा है। फूड चेन एनर्जी फ्लो सो द डिपेंडेंस ऑफ बाइसन ऑन ग्रास। फूड चेन बता रहा है ना, फूड चेन बता रहा है ना कि बाइसन क्या है, किस पे डिपेंडेंट है, ग्रास पे डिपेंडेंट है। फूड इज प्रिपेयर्ड बाय ग्रास बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो ग्रास है ना बच्चा, वो अपना फूड क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस से क्या 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 कर रहा है, वो प्रिपेयर कर रहा है, बना रहा है। दस द फ्लो ऑफ एनर्जी इज फ्रॉम ग्रास टू बाइसन। तो ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ना बच्चे, ये जो एरो है ना, ये ना दिखा रहा है फ्लो ऑफ एनर्जी, मतलब कि इसका एनर्जी को ये ले रहा है, ये फ्लो ऑफ एनर्जी को शो कर रहा है, ठीक है ना। माइंड इट कैन नॉट बी रिवर्स। अब इसको आप ध्यान में रखिए ना कि ये इसका एनर्जी को ये कभी नहीं लेगा। ग्रास कैसे इसको खा लेगा, खा सकता है ग्रास, नहीं खा पाएगा, ठीक है ना। इफ़ अ लायन फीड ऑन बाइसन, अगर लायन क्या करता है, बाइसन को खा लेता है, इसको खा लेगा, द रिलेशन कैन बी सोन एज फॉलो। तो ये रिलेशन दिखाया गया है, मतलब ग्रास को किसने खाया, बाइसन ने खाया, बाइसन को किसने खाया, लायन ने खाया। तो बच्चे इसको हम लोग बोलते हैं फूड चेन। क्या बोलते हैं इसको, फूड चेन बोलते हैं। तो समझ में आ गया फूड चेन क्या है। तो फूड चेन ना बच्चे सिंपल सा ये बताता है कि कौन किसको खाएगा, कौन किसको खाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि हु ईट्स होम, कौन किसे खाएगा, हु ईट्स होम। देखिए तो अब आगे क्या बोला जा रहा है, तो आगे बोला जा रहा है, देखिए ना पहले ना क्या क्या करता हूँ, आप लोग को ना एक एक पिक्चर शो करवाता हूँ। देखिए ना, ये जो पिक्चर है ना बच्चे, इसमें ना फूड चेन का डेफिनेशन है और इसमें फूड वेब का भी डेफिनेशन है। फूड वेब क्या होता है, तो फूड वेब क्या होता है बच्चे, एक इंटर कनेक्शन होता है जिसमें बहुत सारे फूड चेन क्या होते हैं, मिले रहते हैं। बहुत सारे जब फूड चेन को मिला देंगे ना तो एक ना जाल बन जाएगा, जाल बन जाएगा। जाल को ही क्या क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं। तो वही बच्चे फूड चेन और फूड वेब क्या है, आपको पिक्चर शो हो रहा होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है मेक अ फूड वेब, एक फूड वेब बनाइए इंक्लूडिंग सेवरल ऑर्गेनिज्म, मतलब कि बहुत सारे उसमें ऑर्गेनिज्म को रखिए, अलॉन्ग विथ ग्रास बाइसन और लायन को भी रखिए। तो कुछ नहीं करना है, तो हमारे पास तो पता था कि ना ग्रास को कौन खाएगा, बाइसन खाएगा, बाइसन को कौन खाएगा, लायन खाएगा। तो वैसे ही रख दीजिए ऐसे करके, ग्रास को कौन खाएगा, रैबिट खाएगा, रैबिट को कौन कौन खाएगा, स्नेक खाएगा, स्नेक को कौन खाएगा, ईगल खाएगा, ईगल, ठीक है ना। और हम लोग बोल सकते हैं इसके बाद ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास को खाएगा गोट, गोट नहीं डियर बोल दीजिए, डियर, डियर। और डियर को कौन कौन खाएगा, लायन खाएगा, ऐसा करके बोलिएगा। डियर को कौन खाएगा, लायन खाएगा। आगे फिर ऐसे करके एक और बनाइए, रैट है, सॉरी रैबिट है, रैबिट को कौन 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 खाएगा, रैबिट को भी लायन खा सकता है, तो रैबिट खा लेगा लायन को। तो बच्चे इस तरीके से क्या हो जाएगा बच्चे, जो ना एक ना जाल बन जाएगा, जाल बन जाएगा, उसी को बोलते हैं ना फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कर करके आप इसको बना लेंगे। बनाना तो है नहीं, आप लोग को पिक्चर शो हुआ होगा, उसी पिक्चर को आप बना सकते हो, मतलब कि देख सकते हो। आगे है या फिर आप लोग को इसका आंसर भी शो हो रहा होगा, आप लोग इसका आंसर भी दे सकते हो। आगे बोला जा रहा है व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन दिस फूड वेब, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा फूड वेब पर इफ़ द बाइसन बिकम एक्सटिंक्ट। अच्छा ठीक है, अगर बाइसन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, बाइसन रहेगा ही नहीं, तो क्या होगा। तो बच्चे देखिए, बाइसन खा किसको रहा है, ग्रास को, ठीक है। तो ग्रास का पॉपुलेशन क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, मतलब कि ग्रास बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगेगा। और ग्रास जब बहुत ज़्यादा ग्रो होगा, ग्रास जब बहुत ज़्यादा ग्रो होगा ना, तो ग्रास पे डिपेंड रहते हैं ग्रास हॉपर, और भी बहुत सारे इंसेक्ट रहता है डिपेंडेंट। तो इन सब का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा बच्चे, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि इनके पास खाने के लिए बहुत सारा सामान है। तो ये क्या करेंगे, फूड है तो ये खूब सारा रिप्रोडक्शन करेंगे, तो इनका पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन जो लायन है, जो लायन खा रहा है बाइसन को, अब उसके पास बाइसन नहीं है खाने के लिए, तो लायन का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बोल सकते हो कि अगर बाइसन क्या हो जाएगा,
गायब हो जाएगा ना, तो ग्रास क्या हो जाएगा बच्चे, इंक्रीज हो जाएगा, और लायन का हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। और इससे क्या होगा बच्चे, इससे केवल ग्रास और लायन पे ही इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इससे पूरा का पूरा हमारा फूड चेन खराब हो जाएगा, पूरा फूड चेन खराब हो जाएगा। जब लायन गया यहाँ से तो लायन हट जाएगा, तो लायन हट जाएगा तो लायन फिर शिकार नहीं करेगा, शिकार जब नहीं करेगा ना वो, तो जो वल्चर इस पे डिपेंडेंट थे, तो वल्चर के पास तो खाने के लिए कुछ रहेगा नहीं, तो वल्चर गायब हो जाएगा। जब ग्रास का पॉपुलेशन बढ़ेगा ना, तो खूब सारे क्या हो जाएंगे, इंसेक्ट आ जाएंगे। इंसेक्ट से क्या होगा, लोगों को प्रॉब्लम होगा, तो बच्चे पूरा पूरा फूड वेब खराब हो जाएगा हमारा इससे, याद ये रखिएगा। ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि ड्रॉ टू फूड चेन, 2 फूड चेन ड्रॉ करिए, इंक्लूडिंग योर सेल्फ, खुद को रख करके, मतलब उसमें आप भी होना चाहिए, ह्यूमन भी होना चाहिए, एंड स्टेट द इंटर रिलेशन बिटवीन देम, और उनके बीच में क्या रिलेशन है ये भी बताइए। ठीक है। तो देखिए ना, हम लोग ना बना सकते हैं फूड चेन। तो पहला हम लोग बोल सकते हैं ना कि ना हम लोग को लास्ट में रहना है, बोल रहा है कि इंक्लूडिंग योर सेल्फ एंड, हाँ तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना सबसे पहले तो ग्रास आया, क्या आया, ग्रास आया। ग्रास को किसने खाया, ग्रास को खाया गोट ने खा लिया। गोट को किसने खाया, गोट को खा लिया हम ह्यूमन ने। तो पहला तो ये हो सकता है, या फिर से ग्रास आया, ग्रास को खाया किसने, ग्रास हॉपर ने खाया। ठीक है ना। अब इस ग्रास हॉपर को किसने खाया, फ्रॉग ने। ग्रास हॉपर को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है। फ्रॉग को खाया, फ्रॉग को खा लिया किसने, लार्ज फिश जो होते हैं ना, जो लार्ज फिश, जो बड़े बड़े जो फिश होते हैं, उन लोग भी खाते हैं फ्रॉग को। स्नेक तो खाता ही है लार्ज फिश को, फ्रॉग को लार्ज फिश भी खाता है, और ये लार्ज फिश को फिर हम लोग खा लिए ह्यूमन। तो ये भी हो सकता है। तो यही है बच्चे। अदरवाइज आप लोग को एग्जाम्पल शो, मतलब कि एक पिक्चर शो हो रहा होगा, उस पिक्चर को भी आप लोग अपने आंसर के लिए दे सकते हो। ठीक है ना। अब आगे क्या बोला जा रहा है, तो आगे बोला जा रहा है कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है बच्चे। तो ट्रॉपिक लेवल ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रॉपिक लेवल सिंपल से समझिए, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, ईच लेवल ऑफ द फूड चेन का हर एक लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। सर हर एक लेवल मतलब कि देखिए, ये एक लेवल है, इसको बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल। ये एक लेवल है, इसको बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल। ये एक लेवल, इसको बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल। देखिए इस लेवल को बच्चे बोलते हैं कि प्रोड्यूसर, ये क्या है, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर एक ट्रॉपिक लेवल हो गया। इसको खाया गोट ने, किसने खाया, गोट ने खाया। तो गोट क्या है बच्चे, प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है ना। इस गोट को खाया ह्यूमन ने, तो ह्यूमन को बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है। तो ट्रॉपिक लेवल क्या है बच्चे, फूड चेन का क्या है, एक लेवल है। फूड चेन के लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। बस इतना समझना है आपको। इसमें बोला जा रहा है आगे कि देयर आर ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन, मतलब कि फूड चेन में क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड, जो कि क्या होते हैं, फूड को प्रोड्यूस कर सकते हैं by the process of photosynthesis, these are called producer। तो प्रोड्यूसर का डेफिनेशन है ना कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं फूड चेन में जो कि कैपेबल होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर बोलते हैं। ठीक है। आगे है, देयर आर अदर देन अदर डेट डिपेंड ऑन दीज प्रोड्यूसर। तो कुछ क्या होते हैं, कुछ अदर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं फूड चेन में जो कि डिपेंड रहते हैं इन प्रोड्यूसर्स पर, मतलब कि मेनली प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, एंड अदर ऑर्गेनिज्म पर फॉर देयर फूड के लिए, उनको बोलते हैं कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर जो अपना फूड सेल्फ बनाता है, कंज्यूमर जो अपने फूड के लिए डिपेंड रहता है दूसरों पर या दूसरे एनिमल पर, दूसरे चीज़ों पर, तो उनको बोलते हैं हम लोग कंज्यूमर। तो लाइक बाइसन एंड द लायन इन दिस फूड चेन, मतलब कि तो कंज्यूमर कौन कौन हो गए, बाइसन हो गए और लायन हो गए। बाइसन डिपेंडेंट है ग्रास पर और लायन डिपेंडेंट है बाइसन पर। तो ये दोनों क्या है, डिपेंडेंट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंज्यूमर हो जाएंगे। तो ग्रास क्या होगा, प्रोड्यूसर, बाइसन, और लायन क्या होगा, कंज्यूमर होगा। ठीक है। हियर द बाइसन इज द प्राइमरी कंज्यूमर। बाइसन क्या है बच्चे, प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि उसने सबसे पहले खाया है ग्रास को। तो बाइसन क्या है बच्चे, प्राइमरी कंज्यूमर है, एंड द लायन इज द सेकेंडरी कंज्यूमर, और लायन क्या है बच्चे, सेकेंडरी कंज्यूमर है। क्योंकि उसने सेकेंड टाइम कंज्यूम किया है, दूसरे बार में कंज्यूम किया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले ग्रास को खाया गोट ने, तो गोट क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। गोट को खाया लायन ने, तो ह्यूमन ने खाया या लायन ने खाया, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर।
आगे बोला जा रहा है ऑर्गेनिज्म डेट वुड फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं, हेल्पिंग इन देयर डिकम्पोजिशन, मतलब कि मतलब उसको सड़ाते गलाते हैं। दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स, उनको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स बोलते हैं। ठीक है। दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर टू सिंपलर वंस विच आर रिक्वायर्ड इन नेचर। तो मतलब कि वो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है? डिकम्पोजर्स है, डिकम्पोज करते हैं वो। ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है द फूड चेन में बी दस एज रिटेन। तो ग्रास को खाया बाइसन ने, बाइसन को खाया लायन ने, और लायन को खा गया डिकम्पोजर्स ने। ठीक है ना। डिकम्पोजर कब कब खाएंगे इसको? मरने के बाद खाएंगे, मरने के बाद, आफ्टर देयर डाई। ठीक है ना। तो ग्रास को हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर, बाइसन को बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, लायन को बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये क्या बच्चे? ये है डिकम्पोजर। तो बोलोगे कि डिकम्पोजर कुड बी एट एनी लेवल। डिकम्पोजर कहीं भी हो सकता है, डिकम्पोजर यहाँ भी हो सकता है, बाइसन के बाद डायरेक्ट डिकम्पोजर भी आ सकता है। क्यों सर? क्योंकि बाइसन मर गया, अगर मान लो अगर उसको लायन ने नहीं खाया, अगर वो किसी कारण से मर गया वो, तो डायरेक्ट बाइसन को अब डिकम्पोज कौन करेगा? डिकम्पोजर डिकम्पोज करेगा। ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पर आ गया ग्रास, कोई 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 ग्रास ग्रो हुआ, और वो ग्रास क्या हो गया? ठीक तरीके से ग्रो ना करके वो डेड हो गया, तो अब वो क्या होगा? सड़ेगा। सड़ेगा कौन? उसको डिकम्पोजर आकर के सड़ाएगा। तो डिकम्पोजर किसी भी लेवल पर हो सकते हैं फूड चेन के, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे डिकम्पोज की, डिपेंड करता है कि क्या उसको डिकम्पोज करना है। ठीक है ना। तो किसी लेवल हो सकते हैं। और यहाँ पर ये डेफिनेशन दिया है ट्रॉपिक लेवल का कि ईच लेवल ऑफ द फूड चेन इज नोन एज ट्रॉपिक लेवल होता है। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है मेक अ फूड चेन इंक्लूडिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ कुटुम्बसर केव। तो कुटुम्बसर केव में बताना है और इसका फूड चेन बनाना है। तो कुटुम्बसर केव में क्या था? तो कुटुम्बसर केव में थे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी थे, लिविंग भी थे, और नॉन लिविंग मतलब कि डेड, और हाँ डेड थे। डेड यहाँ लिखा था ना, डेड एंड, यहाँ लिखा था डेड एंड डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग। तो डेड एंड डिकेइंग, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग एंड डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को किसने खाया? तो इसको खाया किसने खाया था? कानी मछली ने खाया, कानी मछली ने, MACH, मछली का स्पेलिंग MACHRI, मछली ने खाया। तो ये एक तरीके से हो जाएगा फूड चेन। सेकेंड फूड चेन हो सकता है कि डेड प्लांट पार्ट्स को छोटे छोटे इंसेक्ट ने खाया। किसने खाया? छोटे छोटे इंसेक्ट ने खाया। और इस इंसेक्ट को किसने खाया? कानी मछली ने खाया, कानी मछली ने खाया। और कानी मछली को भी किसने खा लिया? बैट ने खा लिया, बैट ने। यहाँ पर बैट भी दे सकते हो, चमगादड़ भी तो था उसके अंदर, चमगादड़ भी खा सकता है। ठीक है ना। कहानी मछली को चमगादड़ ही खाता है वहाँ पर कुटुम्बसर केव में। ठीक है। तो ये बच्चे हो जाएगा कुटुम्बसर मेक अ फूड चेन इंक्लूडिंग कुटुम्बसर केव। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा। अब एक है डू यू नो। तो डू यू नो में क्या बोला जा रहा है? तो डू यू नो को समझते हैं। तो डू यू नो में बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग फ्लड द केव ऑफ कुटुम्बसर आर फ्लडेड विथ माइक्रो प्रोड्यूसर्स। अच्छा ठीक है। तो बोला जा रहा है कि फ्लड के समय जो कुटुम्बसर केव है ना, उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे माइक्रो प्रोड्यूसर आ जाते हैं और कंज्यूमर आ जाते हैं, जैसे कि प्लांट पार्ट्स एक्सेट्रा आ जाते हैं। देन द कानी मछली फीड ऑन दीज माइक्रो प्लांट्स एंड एनिमल। तो कानी मछली के क्या करती है? इन्हीं सबको खाती है उस समय जब फ्लड होता है। और ये सब जब आ जाते हैं केव के अंदर, तो कानी मछली क्या करती है? इन्हीं सबको खाती है। द फिश ऑफ दिस केव अदरवाइज फीड ऑन। तो जब ये नहीं रहते हैं तब क्या करती है? फिश खाती है ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म को, डेड ऑर्गेनिज्म को खाती है। प्रेजेंट हियर उसको बोलते हैं डेट्राइटस बोलते हैं। डेट्राइटस मतलब होते हैं कि टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं ना डेड एंड डिकेइंग के, तो उनको खाते हैं ये। ठीक है ना। काली मछली जब ये सब नहीं रहते हैं तब। ठीक है। आगे बोला जा रहा है एज द फूड चेन स्टार्ट विथ डेड एंड डिकेइंग मैटर। जब फूड चेन क्या होता है? जब देखिए ना लिविंग था, अगर यहाँ पर नॉन लिविंग रहता, मतलब कि डेड से जब कोई फूड चेन क्या होता है? स्टार्ट होता है। जब कोई फूड चेन डेड से ही स्टार्ट होता है रेदर देन प्रोड्यूसर, और कोई प्रोड्यूसर नहीं रहता है, तब उस तरीके के फूड चेन को बोलते हैं डेट्राइटस फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन। जब कोई फूड चेन डेड चीज़ों से स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं डेट्राइटस फूड चेन। ठीक है। तो ये क्या है बच्चे? डेट्राइटस फूड चेन है कि डेड
ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिमेन्स को कौन खाया, कानी मछली खाया और उसको फिर बैट ने खाया, ठीक है ना। तो यहीं से देख करके मैं बताया था ना कि ना कानी मछली को बैट भी खाता है, ठीक है ना। चलिए, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या है 17.2, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए अब 17.2.2 क्या बोला जा रहा है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट में क्या रिलेशन है वो बताया जा रहा है। तो बोला जा रहा है द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स अपीयर टू बी लीनियर। तो हम लोग ना पढ़े हैं ना कि फूड चेन क्या है, एक लीनियर फ्लो को दिखाता है कि एनर्जी क्या होती है, लीनियर फ्लो होता है। लेकिन वाइल ऑब्जर्विंग अ फूड चेन, जब हम लोग फूड चेन को देखते हैं तो हमें लगता है कि ना जो फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स क्या है, वो लीनियर है। लेकिन न्यूट्रिएंट्स फ्लो इन नियरली सर्कुलर पाथवे, ये सर्कुलर पाथवे को फॉलो करता है। कैसे, सन से एनर्जी किसने लिया, प्रोड्यूसर ग्रास ने लिया। ग्रास को किसने खाया, काऊ ने खाया। काऊ से क्या निकला, काउडंग निकला, काऊ डंग निकला, ठीक है ना। काउडंग का यूज़ किसने किया, ह्यूमन ने किया, मैन्योर के तौर पर, खाद के तौर पर, फ्यूल के तौर पर और प्लास्टरिंग के तौर पर, मतलब कि लिपाई पुताई करने के काम पर। और इसे मतलब कि इस मैन्योर को किसने डिकम्पोज किया, तो डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स, मतलब कि इनको ये क्या करता है, जो ना डिकम्पोजर्स होता है ना वो इनको खाता है डिकम्पोज करता है, ठीक है। और फिर उससे क्या हो गया, जो जब ये डिकम्पोज किया तो न्यूट्रिएंट्स मिल गया ग्रास को मिल गया, सॉइल में चले गया न्यूट्रिएंट्स, और ये फिर से मिल गया सॉइल को, और सॉइल से फिर क्या हो गया, ग्रो हो गया ग्रास। और इस तरीके से क्या होता है, सभी को मिलते रहता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। तो यही है, तो बोला जा रहा है द बायोटिक कंपोनेंट लाइक ग्रास, काऊ, मैन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म and abiotic components such as sunlight, fuel, soil, decomposed substance। तो ये सारे क्या है बच्चे, तो देखिए ना, तो हमारे क्या है यहाँ पर सारे ये और यहाँ पर ये हो जाएगा मैन, ये सारे क्या है बच्चे, बायोटिक कंपोनेंट है। क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। और ये सारे क्या है बच्चे, ए बायोटिक कंपोनेंट है। ये क्या है, सारे डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, ठीक है ना। The arrows in the diagram denote the direction of nutrients flow as well as the relationship of the component, की कैसे रिलेशनशिप होता है एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट से। तो ये एरो शो करवा रहा है, ठीक है। तो यहीं तक मुझे लगता है कि आज के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा जो आज पढ़ाया गया है। बाकी का वीडियो कल बनाया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आया है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।